Last class we were doing computation of depreciation and we understood one thing, that in order to claim depreciation we must have two items. What are those two? Number one, we must have block of asset. We must have asset in the block. And number two, we must have WDV of the asset. मतलब WDV भी आनी चाहिए और एसेट के ब्लॉक में एसेट भी होना चाहिए. अगर ये दोनों है तभी मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकता हूं, अदरवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. फिर हमने आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी डिस्कस किए कि कब ऐसी सिचुएशन आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, कब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है. रिमेंबर, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस ये डेप्रिशिएबल एसेट के केस में शॉर्ट टर्म ही होता है. हालांकि आपको ये नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म किसे कहा जाता है, लॉन्ग टर्म किसे कहा जाता है, क्योंकि ये बताने का भी समय नहीं है. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब कहा जाता है ये बात आपको कब बताया जाएगा, जब हम आपको कैपिटल गेन चैप्टर कराएंगे. एज ऑन डेट आप ऐसे समझ लीजिए कि विल हैव टू रिमेंबर कि फॉर डेप्रिशिएबल एसेट इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म वेदर इट इज लॉस और गेन. ऑलराइट. अब चाहते हम ये हैं कि एक आध एग्जाम्पल आपके साथ करें. एग्जाम्पल हम लिखेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे. आप भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए कि क्या हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि नहीं. क्योंकि तीन चीजें हैं, या तो डेप्रिसिएशन निकल रहा है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जा रहा है, या फिर लॉस हो जा रहा है. तो आई नीड टू ऑल्सो चेक कि आप इन बातों को समझ पाएंगे कि नहीं. राइट. तो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. चलिए नोट कीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल. राइट. ओपनिंग WDV. ओपनिंग WDV का मतलब क्या होता है? एज ऑन 1/4/2018 मैं आपको बता रहा हूं. इसमें आपके पास एसेट थे A, B और C और ये WDV थी 2 लाख रुपीस की. आपने परचेज किया एसेट D. राइट. कितने रुपए का? 50,000 रुपीस का. और सेल कर दिया एसेट A एंड B फॉर ₹3,20,000. क्या होगा? चलिए लिखिए और फिर प्लान करके बताइए व्हाट विल हैपन. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और व्हाट विल बी वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस. ये डिसाइड कीजिए आराम से. और जो बच्चे वीडियो कर रहे हैं वो ज्यादा आराम ना करें, वो करना शुरू कर दें. What will happen here? देखिए आपके पास A, B, C थी पहले से, D और आ गई तो आपके पास यानी कि इस ब्लॉक में 4 एसेट है A, B, C, D. आपने बेचा सिर्फ A और B है. इसका मतलब आपके पास स्टिल C और D है. यू हैव द एसेट स्टिल C एंड D. मतलब कि ब्लॉक इज नॉट एम्प्टी, यू हैव एसेट इन द ब्लॉक. बट पता है क्या हुआ? 2.5 लाख रुपए ओपनिंग प्लस परचेज मिला के था, लेकिन आपकी सेल 3,20,000 रुपए की हो गई. ओपनिंग प्लस परचेज से ज्यादा की सेल हो गई तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर आप ज्यादा में बेच दोगे एसेट तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. 70,000 रुपीज का बच्चों मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा यहां पे. राइट. WDV कितनी है एसेट की? नील है बच्चों. राइट. देन डेप्रिसिएशन कितना है? वो भी नील है. यहां डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए एक क्वेश्चन और देंगे आपको, सॉल्व कीजिए इसे भी. Opening WDV, that is on 1/4/18. A, B and C you were having 2 lakh rupee. Purchases. परचेजेस में आपने D भी परचेज किया, E भी परचेज किया. D परचेज किया आपने
10/5/18 को, और ई परचेज किया आपने 10/7/18 को। डी वाला पुट टू यूज हुआ है और ये वाला पुट टू यूज अभी नहीं हुआ है, नॉट पुट टू यूज। कितने कितने का है बता दूं दोनों। ये है 40,000 रुपीज का, ये है 60,000 रुपीज का। सेल किया है आपने ए एंड बी फॉर ₹50,000 and this is block plant and machinery 15%, 15% प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है ये। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, बताइए डेप्रिसिएशन बताएंगे और क्या। What will happen here? देखिए ओपनिंग WDV सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओपनिंग WDV 1/4/18 में 2 लाख रुपीज ले लिया आपने। परचेजेस कौन सा लेंगे, क्या सारी परचेजेस ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, परचेजेस सिर्फ डी की लेंगे आप, ठीक है। परचेजेस ये ए बी सी ओपनिंग ले लिया, परचेजेस सिर्फ डी की लेंगे 40,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये पुट टू यूज हुआ था, ये पुट टू यूज नहीं हुआ था इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे। सेल आपने कर दिया है ए एंड बी को 50,000 रुपीज में। 240 माइनस 50,000 1,90,000 रुपया। डेप्रीशिएशन इस पे निकलेगा लेस डेप्रीशिएशन। दिस इज WDV फॉर पर्पस ऑफ डेप्रीशिएशन। इस पे हम डेप्रीशिएशन निकाल रहे हैं ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19। 15% डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए, 1,90,000 इंटू 15%, 28,500, 1,61,500। नाउ व्हाट अबाउट WDV ऑफ द नेक्स्ट ईयर? क्या यही WDV ओपनिंग WDV ऑफ द नेक्स्ट ईयर 1,61,500? नहीं, इसके बाद आप उसमें वो परचेज जोड़ेंगे जिसे पुट टू यूज नहीं किया, क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन अगले साल तो मिलेगा ना, इस साल नहीं मिला तो। प्लस परचेजेस ई वाला 60,000, 2,21,500, ये हो गया WDV ऑन 1/4/19। Understood everyone? ठीक है ये। आइए नेक्स्ट कराते हैं आपको। डेप्रीशिएशन अलाउंस इज लिमिटेड टू 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अलाउंस कितना मिलेगा? 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रीशिएशन। मतलब जो भी डेप्रीशिएशन है वो आपको आधा मिलेगा। जैसे जहां पे डेप्रीशिएशन रेट 10% है तो आपको 5% ही मिलेगा। जहां पे 15% का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है तो you'll get only 7.5%। डेप्रीशिएशन आधा कर दिया जाएगा जो भी नॉर्मल डेप्रीशिएशन है उसका, ठीक है। कब किया जाएगा? देखिए, डेप्रीशिएशन अलाउंस इज लिमिटेड टू 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रीशिएशन इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड दैट मींस बोथ द कंडीशन इज सैटिस्फाइड। अगर नीचे दी गई दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो डेप्रीशिएशन आधा कर दिया जाएगा। पहले कंडीशन क्या है? व्हेन द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही परचेज किया हो, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी है। इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग दैट ईयर, और ये 180 दिन से कम इस्तेमाल किया गया है उस साल। दो बातें, क्या क्या? मैंने प्रीवियस ईयर में ही परचेज किया और 180 दिन से कम इस्तेमाल किया, राइट। ध्यान दीजिएगा, लास्ट एग्जांपल भी जो हमने लिया था 10/5/18 को हम परचेज कर रहे थे, क्या मैंने डेप्रीशिएशन प्रोपोर्शनेटली कम किया?
हम पूरे साल यूज नहीं किए थे, कुछ दिन कम यूज किए थे, नहीं। क्यों? क्योंकि करना ही नहीं है। इनकम टैक्स क्या करता है, कहता है 180 दिन से कम इस्तेमाल करोगे तो आधा डिप्रिसिएशन कर देंगे, और उससे ज्यादा करोगे तो पूरा डिप्रिसिएशन। ठीक है, 180 दिन से कम इस्तेमाल किया आधा, 180 दिन का भी इस्तेमाल कर लिया तो पूरा डिप्रिसिएशन आपको मिलता है। 180 डेज, 181 डेज, 182 डेज, 183 डेज, व्हाटएवर, फुल डिप्रिसिएशन। बिलो दैट हाफ डिप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एसेट का सिर्फ एक दिन इस्तेमाल किया पूरे साल में, लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2019, तो भी क्या मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा? यस मिलेगा, आधा डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो भी डिप्रिसिएशन बनता है उसका आधा मिल जाएगा। अब क्या आप हर क्वेश्चन में काउंट करेंगे? जिस दिन पुट टू यूज बताएगा वहां से कितने डेज हुए? नहीं, मैं आपको एक डे याद करा देता हूं, आपको एक डेज याद करा देता हूं, रटवा देता हूं कि कब आधा डिप्रिसिएशन है और कब पूरा डिप्रिसिएशन है। नोट कर लीजिए, 1/4/2018 से लेके अगर 3/10/2018 तक ये पुट टू यूज का पीरियड है, यहां से यहां तक का पुट टू यूज हुआ है कभी भी, चाहे 1 अप्रैल को हुआ हो, चाहे 3 अक्टूबर 2018 तक हुआ हो, तो आपको मिलते हैं 100% डिप्रिसिएशन, फुल डिप्रिसिएशन। 100% लिख देंगे तो आप कहेंगे फुल डिप्रिसिएशन, जो भी बनता है 15%, 10%, व्हाटएवर, फुल मिलेगा। अगर 4/10/18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में आपने पुट टू यूज किया है तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा आधा, हाफ डिप्रिसिएशन। अब चेक करा देते हैं क्यों ऐसा कहा मैंने। अक्टूबर 18 में कितने दिन होंगे? अगर मैं 4 अक्टूबर को यूज करना एसेट को शुरू करता हूं तो अक्टूबर में कितने दिन मैंने इस्तेमाल किया? भाई पहले, दूसरे और तीसरे दिन इस्तेमाल नहीं किया। 31 डेज अक्टूबर में होते, 3 दिन इस्तेमाल नहीं किया, तो कितने दिन किया? 28 दिन। 28 दिन लिख दीजिए, 28 डेज। वैसे ही आप नवंबर में बताइए कितने दिन इस्तेमाल किया, दिसंबर में बताइए, जनवरी में बताइए, फेब में बताइए, मार्च में बताइए। ठीक है, नवंबर में बताइए कितने दिन इस्तेमाल किया? 30 दिन। दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन। जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे, ये आएगा 179 डेज। तो 180 दिन से कम हो गया ना। तो ये क्या है कि ये पीरियड हमने याद कर लिया कि अगर क्वेश्चन बोलता है 4 अक्टूबर से आपने यूज करना शुरू किया था, बस समझ गए 179 डेज ही आएगा। अब ऐसे में आप आधा डिप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। तो डेट याद कर लिए, 3 अक्टूबर तक अगर पुट टू यूज बोलता है क्वेश्चन तो फुल डिप्रिसिएशन दीजिए, और अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद की डेट बोलता है तो आधा डिप्रिसिएशन दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दूं आपको, ये नोट हो गया है आपका? क्वेश्चन देता हूं आपको, सॉल्व कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 15% वाला है, ओपनिंग 1/4/18 को ए बी सी है, 1 लाख रुपए का। परचेज में आपको हम क्या क्या बताएंगे, एसेट कौन सी है, डेट ऑफ परचेज, पुट टू यूज की डेट और अमाउंट। परचेज किया आपने डी, ई और एफ। डी परचेज किया आपने 4/4/18 को, ये परचेज किया था 10/4/18 को, और ये परचेज किया था आपने 5/5/18 को। पुट टू यूज कब किया? ये 4/4/18 को यूज में भी ले आए, जिस दिन खरीदे उसी दिन इस्तेमाल किए। ई आपने इस्तेमाल किया है 10/10/18 को, और एफ इस्तेमाल किया 5/4/19 को। कितने का? ये था 40,000, ये था 50,000 और ये था 60,000।
ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं बच्चों। फिर आपने उसके बाद सेल किया। कौन सी एसेट सेल की आपने? ए एसेट को सेल किया। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। कंप्यूट डिप्रिसिएशन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनाया है मैंने और सिर्फ आपके लिए। जल्दी से जरा नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए तो इसे। कर रहे हैं? करिए। चलिए देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं क्या है। ओपनिंग में 1 लाख रुपए है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। डी एक ऐसा एसेट है जिसे आपने परचेज किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज भी किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और मोर देन 180 डेज के लिए भी किया है, तो इस पे भी पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन ई एक ऐसी एसेट है जिसको आपने परचेज तो 10/4 को ही किया था, लेकिन पुट टू यूज 10/10 को किया। और मैंने आपको एक डेट याद कराई थी कि 4 अक्टूबर या उसके बाद अगर पुट टू यूज हो रहा है तो यानी यूज 180 दिन से कम हो रहा होगा, यहां पे डिप्रिसिएशन आधा मिलेगा। और एफ एक ऐसी एसेट है जिसका इस्तेमाल आपने प्रीवियस ईयर में किया ही नहीं। देखिए 5/4/2019 को आपने पुट टू यूज किया है। 5/4 का मतलब समझ में आ रहा है? कब पुट टू यूज किया आपने? आपने पुट टू यूज किया है प्रीवियस ईयर 19-20 में, तो इस पे डिप्रिसिएशन 18-19 में मिलेगा ही नहीं, इसको इग्नोर कर देना होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ऐड होगा। सेल किया है 20,000 रुपए का, परफेक्ट है। तो चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। आप लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 लाख रुपीस प्लस आप लिखेंगे परचेजेस, इसमें लिखेंगे परचेज कौन सी? पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज, क्योंकि परचेज को क्लासिफाई करना पड़ता है आपको। और दूसरी परचेज कौन सी है? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और जो पुट टू यूज हुई नहीं है उसको तो इग्नोर कर देना है। पुट टू यूज ग्रेटर 180 डेज वाला 40,000 रुपए का था, और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज का 60,000 रुपए का था। ठीक है ना, ये देख लीजिए 40,000, अच्छा 50,000 का था, लेस देन 180 डेज वाला 50,000 का था, और 60,000 का तो वो था जो पुट टू यूज हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब इसमें से हम सेल घटाएंगे। सेल कितने की है हो भाई? 20,000 रुपया। आइए 20,000 रुपया लगाएं इसमें से सेल भी। 190 माइनस 20,000 170, ये हो गया डब्ल्यूडीवी फॉर पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन। राइट, अब इसमें से आप लगाइए डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 15% के रेट से है।
अच्छा डिप्रिसिएशन, एक सेकंड बच्चों, डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो कैसे लगेगा आप देखिए, 1,70,000 रुपए पे आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। पहले क्या किया जाता है, जिसपे आधा डिप्रिसिएशन मिलता है पहले वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। आधा डिप्रिसिएशन वाला 50,000 रुपए है तो पहले आधा डिप्रिसिएशन दिया जाता है, फिर जो बच गया उस पे पूरा डिप्रिसिएशन। तो 1,70,000 पे हमको टोटल डिप्रिसिएशन देना है, जिसमें से 50,000 पे आधा देंगे तो 1,20,000 रुपए पे पूरा डिप्रिसिएशन देंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। मतलब देना कितने पे पहले ये डिसाइड कर लिए, देना तो इतने पे 170, आधा कितने पे देना है 50,000 जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है। अब बैलेंस किस पे देंगे, बैलेंस जो बच गया उस पे पूरा दे देंगे। पहले सरकार आधा वाला डिप्रिसिएशन दिलवाती है आपसे। तो अब देखिए कैसे होगा डिप्रिसिएशन, ऑन 50,000 एट द रेट ऑफ 7.5%, on 1,20,000 at the rate of 15%। 50,000 का 7.5% निकालो, 3,750, और 1,20,000 का 15%, 18,000। ₹1,48,250 रुपए आ गया, ठीक है। अब इसमें अगले साल की अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी है तो हमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के लिए क्या करना होगा, वो परचेज जोड़ देनी होगी जो पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई थी, 60,000 रुपए वाली, एफ वाली। परचेज ब्रैकेट में नॉट पुट टू यूज, कितना था बच्चों, 60,000 ना, 60,000 रुपए और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2,08,250। क्लियर है सबको कि नहीं। ये था ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1/4/2018, ये आ गया अगेन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1/4/2019 का। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए बुक में क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2, वो देखते हैं आपके साथ, इसको हटा लें। आइए देखते हैं illustration 2, the depreciated value of a block of asset consisting of plant A and B, rate of depreciation 30% is ₹1,27,000. Depreciated value of the block of asset consisting of plant A and B, rate of depreciation 30% is ₹1,27,000 on April 1, 2018. Plant A 1 lakh rupee and plant B 27,000 rupee. The following information is available. फिर से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। ये ब्लॉक ऑफ एसेट जो है ये 30% वाला है, ठीक है। हालांकि एज सच 30% में क्या आता है, 30% में आइए जरा देखें तो हम लोग 30% में क्या क्या आइटम आते हैं चार्ट में डिप्रिसिएशन के। देखिए 30% में सिर्फ यही आता है, ये वाला मोटर बसेस लॉरीज एंड वैन्स वाले, तो ये मतलब इसका ब्लॉक बना हुआ है ये, ठीक है। वेयर इज द क्वेश्चन, यस 30% वाले ब्लॉक में ए और बी था जो 1,27,000 रुपए का था। अप्रैल 1, 2018 को प्लांट ए इसमें से अगर अलग अलग देखा जाए तो 1 लाख रुपए का था, बी 27,000 रुपए का था।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब उसके बाद की कहानी सुनिए। सी, परचेज किया 10th मार्च 18 को। 10th मार्च 18 को परचेज करने का मतलब समझ, कब परचेज किया गया था? प्रीवियस ईयर 17-18 में। बच्चों ये प्रीवियस ईयर 17-18 में, लास्ट प्रीवियस ईयर में परचेज किया गया था। अप्रैल 10, 2018 को ये पुट टू यूज हुआ। ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर में ये यूज हुआ है। और ये बात समझ में, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर ये यूज हुआ है। इस पे डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर परचेज हुआ था, करंट ईयर में पुट टू यूज हुआ है, मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुआ है। और ये अगर लेस देन 180 डेज भी यूज होता ना तो भी पूरा डिप्रिसिएशन मिलता, क्योंकि आधा कब मिलता है? जब करंट ईयर में परचेज करके करंट ईयर में 180 दिन कम इस्तेमाल करते हो। अगर हम लास्ट ईयर परचेज किए थे और इस साल एक दिन भी इस्तेमाल कर लिए तो पूरा डिप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है? आपने परचेज कब किया हो? प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में, और 180 दिन से कम इस्तेमाल करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, यूज किया हो, तब जाके डिप्रिसिएशन आधा होता है। पिछले साल खरीदा गया एसेट अगर इस बार एक दिन भी इस्तेमाल हो गया तो पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब बात यह आती है, क्या प्लांट सी इस साल की परचेज कहलाएगी? नहीं, परचेज इस प्रीवियस ईयर में जो होती है वो परचेज कहलाती है। ये बेसिकली ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के साथ जाएगा। ये तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का हिस्सा है। याद आ रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, जो लास्ट ईयर परचेजेस होती है, जो पुट टू यूज नहीं होती है, वो हम सरका देते हैं, अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाती है। तो ये वही है, लास्ट ईयर की परचेज जो पिछले साल की परचेज नहीं बनी थी, इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगी। मार्च 1/18 को आपने एसेट को परचेज किया, पिछले साल की परचेज है, ये भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का हिस्सा है। ठीक है, पुट टू यूज देखिए जाए, इसकी डेट दिसंबर 3, 2018, इस साल इस्तेमाल हुआ है, 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है, कोई बात नहीं, डिप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। मई 6/18 को परचेज किए, मई 6/18 को यूज किए, तो ये परचेज है, कौन सी परचेज? ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज पुट टू यूज वाली। एफ में देखिए, 15 मई को खरीदे और जनवरी 2, 2019 को यूज किए, तो ये परचेज है, लेकिन लेस देन 180 डेज वाली परचेज है, लेस देन 180 डेज पुट टू यूज वाली। जुलाई 8/18 को खरीदे, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं अप्रैल 15, 2019 को, अगले साल, तो भाई साहब ये परचेज है ही नहीं, ये इग्नोर कर देना है। एक आइटम ऐसा है जिसमें आधा डिप्रिसिएशन मिलेगा, ये है हाफ डिप्रिसिएशन वाला आइटम। ठीक है, प्लांट ए सोल्ड ऑन अगस्त 16, 2018 फॉर 86,000। ए प्लांट को आपने 86,000 का बेच दिया, तो लास्ट में डिडक्ट कर देंगे से डिटरमिन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालिए। ठीक है, तो चलिए कराएं आपको कैसे किया जाता है इसे। ऐसे सुंदर क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं, बहुत आराम पूर्वक, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया सबने? हम लोग कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? इलस्ट्रेशन 2 है ये। हम लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1/4/2018। इस डब्ल्यूडीवी में बड़े सारे एसेट है, इसलिए अलग अलग लिख दीजिए, ए, बी, सी और डी है। ए हमारे पास जो है वो 1 लाख रुपए का है, बी जो है वो 27,000 रुपए का है, सी जो है वो 20,000 रुपए का है, और डी कितने का है बच्चों? 30,000 रुपए का है। इसको जोड़ के बाहर ले आइए। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में 4 एसेट हैं। सी और डी लास्ट ईयर की परचेज थी, करंट ईयर की परचेज नहीं है। जो लास्ट ईयर की परचेज होती है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का हिस्सा बनता है। तो ये हो कितना रहा है? 1,77,000 स्टूडेंट्स, 1,77,000। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब इसके बाद हम इसमें करते हैं ऐड परचेजेस। ठीक है, परचेजेस में भी 2 वैरायटी की परचेज आती है, पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज। क्या पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज वाला कोई एसेट है बच्चों? बोलो हाँ या ना। मेरे पास 180 डेज से ग्रेटर यूज वाला ई है। ठीक है, 50,000 रुपए का हम लिखेंगे ई 50,000
और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला भी कोई है क्या? हाँ है, वो भी है, एफ है 60,000 रुपए का, 1,10,000 रुपए परचेज में जोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं सेल। सेल कौन सी एसेट हुई थी? ए, फॉर रुपी हाउ मच? 86,000, 86,000 रुपए कम करने होंगे। $177,000 प्लस 1,10,000 माइनस 86,000, 2,01,000 रुपया। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में क्या होता है, पहले उस पे डेप्रीशिएशन लगता है जो कि लेस देन 180 डेज वाला है, तो 2,01,000 में से पहले तो 60,000 पे डेप्रीशिएशन मिलेगा। डेप्रीशिएशन ऑन 60,000 एट द रेट ऑफ आधा, 30% वाला ब्लॉक है क्वेश्चन में बच्चों, तो इस पे आधा मिलने का मतलब होता है 15%। और फिर डेप्रीशिएशन ऑन 2,01,000 में से 60,000 घटा दीजिए, 1,41,000, राइट, इस पे मिलेगा 30%। निकालो जरा, 60,000 का 15% हो जाएगा 9,000 रुपया, और 1,41,000 रुपए का 30%, ₹42,300, 51,300 रुपया। ठीक है, घटा लीजिए कितना हो रहा है, $2,01,000। अच्छा, एग्जाम में ना बस यहीं तक करना होता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बस डेप्रिसिएशन निकालने को कहता है, तो 51,300 आ गया ना, आपका काम हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा ज्यादा सिखा दे रहे हैं कि अगर अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उसमें से 51,300 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आया 1,49,700। अभी ये नहीं आया जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर की हुई और पुट टू यूज नहीं हुई, एक था ना एसेट जी, उसको ऐड भी करना होगा। नोट कर लीजिए, यहां तक तो आपको कराएं। फिर 75,000 की एक जी एसेट थी, उसको ऐड करेंगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी। प्रोसीड करें। परचेज जी not put to use in PY 18-19, 75,000। 75,000 जोड़िए तो बच्चों उसमें क्या थी फिगर, 149,700, 149,700 प्लस 75,000, 2,24,700 रुपये। ये हो गया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1/4/19 को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको और देना चाहते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, करिए जरा। ओपनिंग ए बी सी 2 लाख, परचेस डी और ई, ये था पुट टू यूज ग्रेटर 180 डेज वाला। ठीक है, और ये था पुट टू यूज लेस देन इज इक्वल टू 180 डेज वाला।
और सेल किया है आपने ए बी कितने रुपए में? 2,80,000 रुपए में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जरा देखें कैसे करते हैं आप। डू इट। हुआ? कैसे किए करेंगे इसे? देखिए, ओपनिंग प्लस परचेज, ये भी ओपनिंग, ये परचेज पूरा डिप्रिसिएशन वाला, ओपनिंग पूरा डिप्रिसिएशन वाला। ये 40,000 जो है ये आधा डिप्रिसिएशन वाला है। 2,80,000 की सेल हो गई, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा, बचेगा कितना? 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपए मेरी WDV आ गई फॉर पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन। अब क्या करना पड़ेगा इसमें? अब इसमें से लेस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 20,000 रुपए पे मिलेगा आपको, क्या रेट से मिलेगा? अगर मान लीजिए ये हम दे देते हैं प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 15% वाला, तो इस पे डिप्रिसिएशन मिलेगा बस 7.5%, क्योंकि 40,000 रुपए तक आपको आधा ही देना है, तो 20,000 बचा ही है, तो 20,000 पे आधा दे दीजिए। बात समझ में आई? पहले आधा डिप्रिसिएशन आता है, फिर पूरा वाला आता है। तो 20,000 पे 7.5% का डिप्रिसिएशन लगा दीजिए, कितना होता है? 1,500 रुपए आएगा। क्लियर है सबको? आइए आगे देखते हैं हम लोग। Illustration 3. A car purchased by Amar on 10/8/14 for 3,25,000 for personal use is brought into the business of the SSC on 1/12/18 when its market value is 1,50,000. कह रहा है कार परचेज की थी अमर ने बहुत पहले 10/8/14 को पर्सनल यूज के लिए। उसने 1/12/2018 को यानी करंट प्रीवियस ईयर 18-19 में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, उस समय जिस समय इसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए थी। Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 1920 assuming the rate of depreciation is 15%. 15% अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा? अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं एक एसेट पर्सनल यूज के लिए खरीदता हूं, उसे बाद में बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो मार्केट वैल्यू जो है एज ऑन द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस वो कंसिडर नहीं होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर होगी। वो इसलिए क्योंकि पर्सनल एसेट पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। आपने 4 साल पहले 3,25,000 की कार खरीदी थी, तो हम पर्सनल एसेट पे डिप्रिसिएशन थोड़ी ना लगाते, वो तो बिजनेस एसेट पे लगता है। तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वो 3,25,000 की है। तो जिस साल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई हो 3,25,000 की थी, तो 3,25,000 पे डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आपने पुट टू यूज करंट ईयर में कितना किया? तो ध्यान दीजिए, पुट टू यूज करंट ईयर में अगर 180 दिन से कम करते हैं तो एक कंडीशन और भी साथ में निभानी है, और कंडीशन ये है कि करंट ईयर में परचेज भी होना चाहिए, तब डिप्रिसिएशन आधा होता है। अब ये परचेज तो 4-5 साल पुरानी है, करंट ईयर में अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ भी है तो डिप्रिसिएशन आधा नहीं होगा, पूरा ही होगा। तो आपको मिलेगा कितना? 15% ऑफ 3,25,000 यानी कि 48,750 रुपए। ठीक है? अगली हेडिंग देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायल रन एक्सपेंसेस एंड इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन पीरियड। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था आपसे, याद है कि मैंने ट्रायल रन किया मशीन पे और ट्रायल रन मेरा सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने उस आउटपुट को, प्रोडक्ट को बेच दिया उठा के।
ट्रायल रन में खर्चे लगते हैं क्या क्या, जैसे ट्रायल रन लेना है, मशीन चेक करना है, तो भाई मटेरियल खरीद के डालोगे मशीन में तभी तो चेक होगा, मटेरियल लगेगा, ठीक है, फिर लेबर भी कॉस्ट लगेगी, भाई लेबर ही तो काम करेगा, ट्रायल रन मशीन का लेगा, तो ट्रायल रन में खर्चे लगते हैं। लेकिन अगर ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाता है तो उस आउटपुट को बेच के हम पैसे पा भी जाते हैं। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की और उसमें ट्रायल रन का खर्चा लग गया, ये परचेज कॉस्ट है, उसमें ट्रायल रन का खर्चा लग गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, तो मशीन हो गई आपकी कितने की, 6 लाख रुपया। आपको डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, 6 लाख रुपया। मान लीजिए ट्रायल रन से आपको कुछ रेवेन्यू आ गई, अगर आपको ट्रायल रन से कुछ रेवेन्यू आ गई, मान लीजिए ट्रायल रन से रेवेन्यू आ गई 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपया घटा दीजिए, अब आपको डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा, 4 लाख रुपया। तो बस इतना याद रखना है, ट्रायल रन का खर्चा जोड़ा जाता है और ट्रायल रन की रेवेन्यू घटाई जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है रेवेन्यू हमेशा है, ट्रायल रन किया तो खर्चा लगेगा ये बात तो श्योर है, लेकिन रेवेन्यू आएगी ये जरूरी नहीं है, आई है तो घटा दीजिए, नहीं आई है तो कोई बात नहीं। अगर ट्रायल रन की रेवेन्यू आई है तो 2 लाख रुपया मैंने घटा दिया और 4 लाख रुपया अब इस पे मुझे डेप्रिसिएशन एंटाइटल होगा। कोई दिक्कत इसमें, परफेक्ट है। ये एक एग्जांपल है इलस्ट्रेशन फॉर, देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, आइए बहुत सुंदर एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाते हैं, क्या कहने का मतलब है। ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी थी, मैंने एक मशीन खरीदी $1000 की, ठीक है। कब खरीदी, ये परचेज किया आपने मान लीजिए 5/4/18 को, ठीक है। जिस दिन आपने परचेज किया था उस दिन $1 का जो रेट था, भाई 5/4/2018 को मैंने परचेज किया, और इस दिन $1 का जो रेट था वो था 68 रुपीस। अब मैंने इसकी पेमेंट की, इसकी पेमेंट कब की, मैंने 10/4/19 को पेमेंट की, और जिस समय पेमेंट की उस दिन $1 का रेट 72 रुपीस था। अब आइए समझिए यहां परेशानी क्या होती है। परेशानी ये होती है कि जब मैंने परचेज किया तो उस दिन मैंने $1000 का परचेज किया, $1 का रेट 68 रुपीस था, तो मैंने अपनी परचेज कितने की बोली, चलिए देखिए, आपने परचेज किया उस दिन तो $1000 की थी, 68 रुपए का रेट था, तो आपने परचेज बोला 68,000 का, ठीक है। इसमें से आपने पहले साल का डेप्रीशिएशन प्रीवियस ईयर 18-19 का चार्ज भी कर लिया, मान लीजिए 15% के रेट पे, कितना हो गया 68,000 इंटू 15%, ये हो गया 10,200 रुपया। तो माइनस कर दीजिए 68,000 से, देखिए कितना होता है 57,800, राइट। अब ये तो हो गया 31 मार्च 2019 तक की कहानी। उसके बाद 10 अप्रैल को मैंने उसकी पेमेंट की, लेकिन जब पेमेंट की तो वो $72 $1 का रेट था, यानी मैंने पेमेंट मशीन की पता है कितनी की, $1000 इंटू 72,000 रुपया। जब खरीदे थे तो लगा था 68,000 रुपए का है, लेकिन जब पेमेंट किए तो वो हो गया 72,000 का। मैंने तो डेप्रिसिएशन 68,000 पे ही लिया है, अब क्या, हालांकि पेमेंट तो किया है 72,000 मशीन का। तो गवर्नमेंट कहती है अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी ज्यादा पेमेंट हो जाए, तो जब ज्यादा पेमेंट हो जाए WDV को उतने से बढ़ा दो। यहां पे क्या किया जाएगा, प्लस ऐड कर दिया जाएगा एक्सचेंज रेट डिफरेंस। कितना ज्यादा पे किए हो, $4 पर डॉलर ना, 68 का था 72, $4 पर डॉलर का पेमेंट किए हो, तो $1000 ब्रैकेट में 72 माइनस 68, $4 $4,000 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 61,800। ठीक है।
तो दिस इज 61,800, ये आपका बन जाएगा। अब इस पे अगले साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 1920 अगर आपको लेना हो तो इस पे लीजिएगा 15%, 61,800 पे। मतलब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन विल इंक्रीज द WDV, अगर ज्यादा पेमेंट हुई, कम पेमेंट हुई विल डिक्रीज द WDV। तो 61,800 इंटू 15%, 9270। अंडरस्टूड। अब यहां पे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ डॉलर का रेट 72 रुपये ना होके 65 रुपये हो जाता, तब क्या होता? 3 रुपए पर डॉलर का कम पेमेंट हुआ, 1000 डॉलर पे 3000 रुपए कम पेमेंट हुआ। यहां पे हम -3000 कर देते हैं। यहाँ 4000 रुपए जोड़े हैं, वहां पे 3000 रुपए माइनस कर देते हैं। क्लियर है आप सबको? चलिए अब देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के लिए पहले तो इनपुट टैक्स समझना होगा। चलिए देखिए इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। इसके लिए पहले आपको समझना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको ITC। व्हाट इज ITC? अगर आप इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से घटा सकते हो तो इसी को कहा जाता है कि मुझे इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल गई। यू हैव गॉट क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स। इफ द टैक्स ऑन इनपुट पेड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको एक GST की छोटी सी बात बताता हूं कि मान लीजिए मैं 1000 रुपए का कोई सामान खरीदता हूं, ठीक है, इस पे मैंने GST दिया एट द रेट ऑफ से 12%, कितना हुआ? 120 रुपए, 1120 रुपए ये हुआ। मैंने इसी माल को फिर 1200 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो उस पर भी GST लगाया फिर मैंने एट द रेट ऑफ 12%, कितना हो गया? 1440 रुपया। जोड़ लीजिए, $1200 इंटू 12%, 144 रुपया। 144 रुपया, ये हो गया कितना? 1344 रुपया। अब बात आती है कि क्या आपको सरकार को 144 रुपए देने हैं? नहीं। पता है पेबल टू गवर्नमेंट कितना होगा? ये पेबल टू गवर्नमेंट होगा टैक्स 144 रुपए में से मुझे 120 रुपए घटाने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ 24 रुपए देना होगा सरकार को। I'll have to pay only 24 rupees to the government. Did you understand this? ये क्या होता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को उतना पैसा देना होता है जितना इनपुट टैक्स घटाने के बाद आता है। सरकार कहती है आउटपुट पे टैक्स लगाइए और इनपुट पे जितना टैक्स दिए हो वो सब लेस कर लो और बैलेंस टैक्स मुझे पे कर दो। तो सरकार को देना होता है 24 रुपए। तो इसीलिए इसको अब GST को क्या बोलते हैं हम? इनपुट टैक्स। GST की इनपुट टैक्स रेट मिलती है, राइट। लेकिन हर टैक्स की इनपुट टैक्स रेट मिलती है ऐसा नहीं होता। हर टैक्स की इनपुट टैक्स रेट मिलती है ऐसा नहीं होता। और GST में भी, अब आपकी नॉलेज के लिए फर्दर बताता हूं कि GST की भी क्रेडिट हर जगह नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस के लिए AC खरीदा, तो AC पे जो GST लग के आएगा उसकी मुझे क्रेडिट मिलती है। कुछ इनएलिजिबल आइटम होते हैं, GST में आप पढ़ेंगे ये सब, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट होते हैं। ये GST की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसमें कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट होते हैं, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कार खरीदा, कार पे GST लगी, तो क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मैं अपने बिजनेस के लिए दूसरे एसेट खरीदता हूं, माइक खरीदता हूं, AC खरीदता हूं, उसकी क्रेडिट मिल जाती है। तो मोटर व्हीकल्स वगैरह की नहीं मिलती है क्रेडिट, तो वो नहीं मिली। फिर GST लॉ में कंपोजिशन डीलर की बात कही गई है। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको बेसिकली इनपुट टैक्स लेना ही नहीं होता है। उनसे क्या किया जाता है? कहा जाता है कि आप अपने पूरे टर्नओवर का 1% दे दिया करो सीधे। जैसे कि मान लो आपका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, तो 50 लाख रुपए का टर्नओवर है तो 50,000 रुपए साल का जमा कर दो, काम खत्म। आपको कोई हिसाब किताब नहीं बनाने की जरूरत है कि कितना परचेज किए, उस पर कितना टैक्स लगा। ये छोटे व्यापारियों के लिए है, ठीक है। तो कंपोजिशन डीलर वाले क्रेडिट नहीं ले पाते इनपुट टैक्स की। फिर बहुत सारे आइटम इनएलिजिबल हैं जिसकी क्रेडिट मिलनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
मैं अपनी स्टाफ के ऊपर जो भी खर्चा करता हूं वो बिजनेस का खर्चा होता है, ठीक है। तो हर वो आइटम जो मैंने स्टाफ के लिए लिया है उसकी जीएसटी क्रेडिट भी मुझे मिलती है, राइट, अंडरस्टूड। जैसे इंप्लॉइज को हम कोई सर्विसेज दिला रहे हैं, कुछ भी दिला रहे हैं, तो उस सर्विसेज पे जो जीएसटी पे कर रहे हैं ये कंपनी, उसकी क्रेडिट मिल रही है उसे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगेन इनएलिजिबल क्रेडिट है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने स्टाफ को रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं, क्या रेस्टोरेंट के बिल पे जीएसटी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। क्या मुझे उस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अभी आपको सीखना नहीं है क्योंकि आपको जीएसटी पता नहीं है। अभी मैं थोड़ा बहुत बस आइडिया डाल रहा हूं आपके दिमाग में, ठीक है, कि 17(5) में कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट्स होती हैं। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी क्रेडिट आपको दी ही नहीं जाती है, और कंपोजिशन डीलर को तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती है। तो जहां क्रेडिट मिलती है वहां क्या होगा और जहां क्रेडिट नहीं मिलती है वहां क्या होगा, यही समझाने जा रहे हैं। ये कहता क्या है? कहता है कि आपने एक मशीन खरीदी, प्राइस क्या है इसकी? 5 लाख रुपया। इस मशीन पे जीएसटी लगता है मान लीजिए 18% का, कितना हो गया? 90,000 रुपया। मशीन का टोटल पेमेंट किए हो 5,90,000 रुपया। अब ये कहता है कि अगर इस 90,000 रुपए का, दो बात, आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो डेप्रीशिएशन आपको मिलेगा ऑन 5 लाख रुपीस। ध्यान दीजिए क्यों ऐसा, कि अगर मुझे इस 90,000 रुपए की क्रेडिट मिल जा रही है, लाइबिलिटी से हम घटा ले रहे हैं, तो ये 90,000 रुपए मेरी जेब से थोड़ी ना गया है। जो भी मेरा आउटपुट टैक्स है वो 90,000 रुपए तो हमको वहां से घटाने को मिल जाता है। अब जरा सोच के देखो, यही इसी वाले एग्जांपल में मैंने अपने कस्टमर से 144 रुपए लिया, ठीक है, क्या मैंने सरकार को 144 रुपए दिए? नहीं। सरकार मुझसे 144 रुपए क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि कह रही है कि तुमने भी तो 120 रुपए दिया था माल खरीदते समय, इसकी मैं तुम्हें पहले रिकवरी करा देता हूं, अब बाकी जो एक्स्ट्रा लिए अपने कस्टमर से वो हमको दे दो। मैंने अपने कस्टमर से 144 रुपए, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, मैंने अपने कस्टमर से 144 रुपए लिए, लेकिन सरकार को 144 रुपए नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है राज अग्रवाल तुमने भी तो किसी को जीएसटी दिया था। मैंने कहा हाँ भाई दिया तो था। कितना दिया था? 120 रुपए। तो सरकार कहती है पहले वो 120 रुपए घटा लो, अब मुझे डिफरेंशियल जो है वो बस पे कर दो 24 रुपया। एक बात बताइए, जब मैंने ये 120 रुपए दिया था किसी को तो क्या मेरी जेब से गया था? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम 144 रुपए लेते हैं अपने कस्टमर से तो पहले 120 रुपए अपना रख लेते हैं, यानी बस कुल मिला के जीएसटी सप्लायर को हम देते हैं, और बाद में जिस दिन अपने कस्टमर से लेंगे ना तो जो हम जीएसटी दिए थे वो वाला रख लेंगे अपने पास। तो यानी हम जो जीएसटी देते हैं किसी भी सप्लायर को वो अपनी जेब से नहीं देते। आ रही बात समझ में? तो जब हम अपनी जेब से नहीं देते तो सरकार कह रही है कि भाई साहब 90,000 रुपया कौन सा तुम अपनी जेब से दे रहे हो, तुमको तो आईटीसी मिलेगा। जब कस्टमर से कलेक्ट करोगे पैसा तो 90,000 घटा लोगे। तो जब अपनी जेब से नहीं दिए हो तो तुम मशीन का 590 कैसे कह सकते हो? तब तो मशीन 5 ही लाख की है ना तुम्हारे लिए। 5 लाख की मशीन खरीदी, उससे 90,000 रुपए जीएसटी दियो, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो 90,000 रुपए की तुम रिकवरी करोगे बाद में हमसे। सरकार के लिए 90,000 रुपए तुम हमको बाद में कम भी तो दोगे। तो इसलिए 90,000 तुम्हारी कॉस्ट नहीं है, तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। तुम 5 लाख पे डिप्रीशिएशन लो। अगर इस 90,000 रुपए की मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, मतलब मैं घटा नहीं सकता हूं, तब तो भाई मेरी जेब से चला गया। अगर मैं सरकार को जब पैसा दूंगा तो उसमें से 90,000 नहीं घटाऊंगा तो इसका मतलब ये तो 90,000 मेरी जेब से गया है ना। तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए मशीन 590 की है और तुम 590 पे डिप्रीशिएशन लिया करो। तो अब यहां पे मिलेगा मुझे डिप्रीशिएशन ऑन 590, ठीक है। अब एक जनरल बात आप याद कर लीजिए, जीएसटी में क्या होता है? आईटीसी अवेलेबल है, मिलती है, ठीक है। जीएसटी का मतलब क्या होता है ये तो सबको पता है ना। जीएसटी में सीजीएसटी आता है, एसजीएसटी आता है, आईजीएसटी आता है, यूटीजीएसटी आता है, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इन सब की क्रेडिट मिलती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां नहीं मिलती है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर जीएसटी लिखे तो आप मान लेना क्रेडिट मिल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स के पेपर में जीएसटी की जानकारी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स का एग्जाम है, जीएसटी की जानकारी होना इनकम टैक्स के क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं होता है।
तो आप मोटा मोटी याद भी कर सकते हैं कि जीएसटी की क्रेडिट मिलती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बात बताई कि हर जगह जीएसटी की क्रेडिट भी नहीं मिलती है। कुछ इनएलिजिबल आइटम है 17(5) में, और कंपोजिशन डीलर वालों को तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम विदेश से मशीन मंगाएं तो हम क्या पे किए होंगे? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब समझते हो क्या होता है? कस्टम ड्यूटी में 2 ड्यूटी होती है, बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, हालांकि ये 2 ड्यूटी होती है। हमें बीसीडी देना होता है और आईजीएसटी देना होता है। मतलब जब विदेश से माल आता है ना तो भी 2 टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है बीसीडी, उसको कहा जाता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उस पर भी जीएसटी लगता है। विदेश से जो माल आता है ना बच्चों, उस पर भी जीएसटी लगता है, उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। अब आपको बताता हूं, ये जो बीसीडी होता है उसकी आईटीसी नहीं मिलती है, आईटीसी नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो पता है इसकी तो अभी हमने बताया कि जीएसटी की क्रेडिट मिलती है, आईटीसी इज अवेलेबल। अब आइए एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं विदेश से माल मंगा रहा हूं। नोट करना है, कर लीजिए। मैं विदेश से माल मंगा रहा हूं बच्चों। जो प्राइस है वो कितनी है? मान लीजिए 5 लाख रुपया। इस पे बीसीडी लगा है कितना? मान लीजिए 1 लाख रुपया। इस पे आईजीएसटी लगा है मान लीजिए 30,000 रुपया। एज्यूम किए हैं सब टैक्सेस, कैसे निकला क्या निकला छोड़ दीजिए, ये लगा है। कितना टोटल पेमेंट किया मैंने? 6,30,000 रुपया। ठीक है, बीसीडी का आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आप क्या करोगे? सरकार से रिकवर कर लोगे। जब सरकार को तुम पैसा दोगे ना जीएसटी का, तो 30,000 रुपया काट के दोगे। लेकिन ये बीसीडी 1 लाख रुपया नहीं काट सकते, ये सरकार को टैक्स जब दोगे तो ये कटेगा नहीं। तो आपको डिप्रिशिएशन कितने पे मिलेगा? यू विल गेट डिप्रिशिएशन ऑन 6 लाख। 5 लाख रुपए ये कॉस्ट है, ये 1 लाख रुपए भी कॉस्ट है। लेकिन 30,000 सरकार कहेगी कॉस्ट कहां से हो गया? तुम कौन सा अपनी जेब से दे रहे हो? बाद में घटा तो लोगे, बाद में भाई सरकार कहती है कि तुम रिकवर कर लोगे, हम ही से काट के पैसा दोगे 30,000 रुपया, राइट? तो डिप्रिशिएशन विल बी अवेलेबल ऑन 6 लाख रुपीज। सो लेट अस स्टॉप दिस क्लास ओवर हियर। आज की क्लास के लिए इतना बहुत था। नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपसे आगे की चर्चा करते हैं।